अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सैलरी के हवाले से कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ हैं अ, उसके हवाले से क्या गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी बनाने के लिए जा रही है? क्योंकि आईएमएफ की तरफ से ऐसा कोई रिलीफ नहीं आया है कि आप सरकारी जो मुलाज़िमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाएँ, लेकिन अ, हुकूमत पाकिस्तान ज़रूर चाहती थी कि एड हॉक बेसिस पे एटलीस्ट कुछ अलाउंसेस दिए जाएँ। लेकिन अगर ये सब नहीं हो पाता तो फिर भी गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है कि सैलरी और टैक्स के हवाले से ऐसे क्या इक़दामात किए जा सकते हैं कि जिससे एटलीस्ट मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास पे वो स्ट्रेस ना आए। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि टीटीपी के हवाले से जो सीज़ फायर है, इस इश्यू को पार्लियामेंट के अंदर लेके आना चाहिए और तमाम पार्लियामेंट में स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी चाहिए कि टीटीपी के जो मुतालबात हैं, उनको किस तरह से डिस्कस किया जा सकता है। ऑल्दो वो इतने प्रैक्टिकल मुतालबात नहीं है, उसमें रिवर्सल ऑफ डिसीजंस है, पर्टिकुलरली फाटा के हवाले से, वो किस तरह से होगा, उस पे भी बात करेंगे। और आज एक बहुत अहम मौज़ू जो कि सियासत में एक बहुत एक बड़ा आर्गुमेंट बना हुआ है कि पीटीआई के लीडर ने वो कहते रहे विद द पैस ऑफ टाइम कि हमारे एक मुआहदा होने वाला था रशिया के साथ, लेकिन फिर वो इक़्तिदार में नहीं रहे और वो ऐसा मुआहदा था जिससे आप ऑयल और व्हीट ये सस्ती दामों खरीद सकें। ऐसे कंसिडरेबल पैक्ट्स थे जो इंडिया ने रिसेंटली रशिया के साथ किए हैं, लेकिन रशियन एम्बेसडर ने कहा है कि ऐसे कोई पैक्ट्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस पे बहुत बड़े पैमाने पे सियासत हो रही है। ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। जी इम्तियाज़ गुल साहब, मुझे पहले ये बताइएगा कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि वो एक बॉडी फॉर्म करना चाहते हैं जो पार्लियामेंट के अरकान पे मुहित हो, और वो फिर बात करें कि टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो किन डायरेक्शंस में जा सकते हैं। आप समझते हैं कि ये इस मामलात को ज़्यादा ट्रिकी कर देगा? जी देखिए, दुनिया भर में एक रिवायत तो बहरहाल है कि अहम कौमी उमूर पार्लियामान के ज़रिए डिस्कस होते हैं, उसकी मंजूरी वगैरह भी पार्लियामानी कमेटियों के ज़रिए होती है। हमारे सामने इंडोनेशिया, मलेशिया की भी मिसालें हैं जहाँ पे इस नौइयत के वाक़यात, बल्कि ख़ुद बरतानिया में भी सारा कुछ पार्लियामान के ज़रिए हुआ है। थ्योरेटिकली तो बड़ी अच्छी तजवीज़ है और उसमें कोई कबाहत नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान में किस हद तक इस पे अमल दरामद हो सकता है, ये पाकिस्तान के अपने मखसूस हालात हैं। गुज़िश्ता 40 बरसों से एक लिहाज से हमने मुसलसल अपनी सरहदों पे जंग देखी है, तो उसमें मामला ज़रा पेचीदा मुझे लगता है। इम्तियाज़ गुल साहब, जिस तरह के मुतालबात सामने आए तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें से इस हद तक मानी भी गए हैं कि उनके कुछ लीडरान को यहाँ से रिहा किया गया है, लेकिन फाटा के इंज़माम के हवाले से और 18वीं 25वीं तरमीम के हवाले से जो वो बात करते हैं, आप समझते हैं कि वो तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है और वो तो पाकिस्तान के अंदर तनाव पैदा कर सकता है अगर हम फाटा के इंज़माम के हवाले से जो फैसले हैं वो वापस लें? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया भर में जो खुसूसी इलाके हैं, वो मुस्तकिल तौर पे कभी कायम नहीं रहते हैं और वक़्त के साथ-साथ, तरक्की होने के साथ-साथ वो कौमी धारे का हिस्सा बन जाते हैं। और ये फ़ाटा की बहाली जैसे मुतालबात बड़े लग़्व हैं और उसमें मेरा ख़्याल है तारीख़ में वापसी का सफ़र चाहते हैं तालिबान, ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाले। तो ये किसी सूरत में भी मेरा अपना ख़्याल है काबिल अमल नहीं है। ना वहाँ से फ़ौज की वापसी हो सकती है, ना फ़ाटा की बहाली हो सकती है। ये तो रेड लाइन्स हैं। और रेड लाइन्स का मतलब होता है कि कोई भी रियासत इस नौइयत के मुतालबात कबूल नहीं कर सकती और मेरा ख़्याल है कि कबूल भी नहीं होगा। ठीक है, लोग उनके रिहा हो सकते हैं, उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। दुनिया भर में ऐसे है, जब भी तहरीक जो इस तरह की होती हैं, उनके साथ गुफ्तगू शनीद का सिलसिला शुरू होता है, तो उसमें कई लोग होते हैं जो अपनी कैद पूरी कर चुके होते हैं, अपनी सज़ा भुगत चुके होते हैं, तो उनको रिहा करने में कोई कबाहत नहीं होती है। लेकिन उनके कुछ मुतालबात बहरहाल जैसे फ़ाटा की बहाली है या ऐसे अफ़राद की रिहाई जो कि वाक़तन साबित हुए कि वो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस थे, उनको रिहा करना मेरा ख़्याल है किसी भी रियासत के लिए मुमकिन नहीं होता जब तक कि वो अपनी सज़ा पूरी न कर ले। इम्तियाज़ गुल साहब, रिसेंटली बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के हवाले से भी ये स्टेटमेंट दी कि अफ़गान तालिबान को चाहिए कि वो इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरें, और फिर अब ये स्टेटमेंट सामने आई है। तो क्या ये बिलावल एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर अपने आप को एक पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहते हैं, या वो जो बातें कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी हैं? यानी क्योंकि हमने इससे बहुत तफ़सील से बात की थी कि एक तरफ आप ये प्रेशर दें कि अफ़गान तालिबान इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस पे उतरें और दूसरी तरफ आप वो एक सालिसी का किरदार अदा करें
टीटीपी पाकिस्तान के दरमियान? देखिए, अफ़गान तालिबान अभी तक गू-मगू की कैफ़ियत से दो चार हैं। बल्कि ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में अगर मैं कहना चाहूँ ये कि वो एक दोगला किरदार अदा कर रहे हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक को कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आपका साथ देंगे, अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन दूसरी तरफ वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई बराह रास्त एक्शन करने से भी गुरेज़ा हैं, क्योंकि ये तमाम एक लिहाज से कमांडर हैं, कॉमरेड्स हैं। अब एक दूसरे का साथ देते रहे हैं गुज़िश्ता बरसों के दौरान, और ये एक तज़ाद है जो हम देख रहे हैं अफ़गान तालिबान के रवैये में। और ज़ाहिर है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक भी कह रहे हैं कि उन्हें जो बैनुल-अक़वामी तवक्कुआत हैं उन पे वो पूरा उतरने की कोशिश करें, तभी उनको तस्लीम किए जाने की तरफ कोई कदम बढ़ाया जा सकता है। और बुनियादी तौर पे चाहे ख़वातीन के तालीम के हुकूक हैं, रोज़गार के हुकूक हैं, या फिर दहशतगर्दी और दहशतगर्द गुरोहों के ख़िलाफ़ एक बिल्कुल पुरअज़्म कार्रवाई है। जब तक इन मामलात पे तालिबान कोई पेशकदमी नहीं करेंगे, कोई उनकी बातों पे यकीन भी नहीं करेगा। इम्तियाज़ गुल साहब, ये बात कितनी कन्विंसिंग है कि टीटीपी को बैन किए बगैर उनको पाकिस्तान के सियासी धारे में भी लाया जा सकता है, उन पे एतबार भी किया जा सकता है? देखिए, तो रियासती इदारों का काम है और पार्लियामान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी काफ़ी सूझ-बूझ का मुज़ाहरा करना होगा। आज तक पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग महज़ इस बात पे भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, या उनको ये इस अमर की वज़ाहत नहीं है कि पाकिस्तान को इस वक़्त दरअसल एक प्रॉक्सी जंग का सामना है। एक ऐसी जंग जो भारत, मैं समझता हूँ, ने शुरू कर रखी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उसके लिए सहूलतकार के तौर पे पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल होते हैं जो ख़ास तौर पे कबायली इलाकों में रहते हैं। उनका चाहे वो RR-उल हिंद हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे जैश हो, तो मुख्तलिफ़ नामों से ये लोग पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की से दो चार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाज़ेह रखना पड़ेगा हमें कि जब तक ये प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप, यानी वो ग्रुप जो कि दूसरी ताकतों की ईमा पे यहाँ पे सहूलतकारी का काम कर रहे हैं, ये उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक हमारे भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, और जब तक भारत अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, अमेरिका के मफ़ादात के लिए इस इलाके में काम करता रहेगा तख़रीबकारी के हवाले से। यानी क्योंकि इस वक़्त अमेरिका और चीन का बहुत एक गहरी टसल चल रही है, और अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला कहा हुआ है कि चाइना मिशन सेंटर के ज़रिए हम चीन के बढ़ते हुए असर नफूज़ को कंटेन करेंगे। अब चूँकि उस तमाम गेम में पाकिस्तान एक फ़ौरी हमसाया है चीन का, और करीबी, इंतहाई करीबी साथी भी है, लिहाजा पाकिस्तान को ज़द पहुँचाना बड़ा आसान है अमेरिका के लिए, भारत के लिए चीन की निस्बत। तो ये हमें थोड़ा-सा इस पे गौर करना होगा कि सिर्फ़ ये टीटीपी के मुतालबात की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी एक गेम है, बहुत बड़ा एक सियासी जोग्राफियाई खेल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत को काफ़ी सूझ-बूझ के कदम उठाना होगा। ठीक है। इम्तियाज़ गुल साहब, एहसान गनी जो नेक्टा के चेयरमैन रहे, मैंने उनको इंटरव्यू भी किया और ही साउंड्स वेरी सेन व्हेन ही टॉक्स। तो उन्होंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि कैसे इंटेलिजेंस एजेंसी नेक्टा के अंदर मिलके काम करती रही है। उनका ये कहना है कि ऐसा कोई भी मुआहदा होता है तो शॉर्ट लिव्ड होगा, और ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है कि ये नेगोशिएशंस कामयाब होंगे। जी, मैं तो अभी इससे पहले जो जवाब यही दे रहा था बुनियादी तौर पे कि इस दहशतगर्दी की नौइयत मुख्तलिफ है। इस दहशतगर्दी का बराह रास्त ताल्लुक स्ट्रेटेजिक मामलात से है, और उन स्ट्रेटेजिक मामलात में बहुत करीब ताउन कर रहे हैं भारत और अमेरिका, और उनका बुनियादी हदफ है चीन, और सानवी हदफ है पाकिस्तान जैसे ममालिक, यानी वो ममालिक जो चीन के साथ अपनी ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं, इक़्तिसादी ताल्लुकात को ख़ास तौर पे। तो इसलिए अगर कोई ये समझता है कि एक मुआहदा करके और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो जाएगा, तो बड़ी एक भूल होगी।
और क्या आप समझते हैं कि जिस बॉडी को बनाने की बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या बहुत स्टबन स्टांस है टीटीपी के हवाले से, या क्या सब पार्टीज फ्लेक्सिबिलिटी करती रही? जैसे हमने देखा कि माजी में पीएमएलएन के एक और तरह के बयान होते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस होता था कि बात होनी ही नहीं चाहिए। पीटीआई ने भी एक बड़ा फ्लक्चुएटिंग स्टांस अडॉप्ट किया कि कभी बात होनी चाहिए, कभी नहीं बात होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं इस मसले को लेके? देखिए, चूंकि कौमी मसला है, इसमें तमाम जमातों को, तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सियासी रहनुमा हैं या फौजी क़यादत है, उन सबको मिल के किसी एक ऐसा फोरम बनाना चाहिए जिसके ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान माजी में पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी इसको बना के पेश करती रही है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन उनकी अगर आप तकारीर सुन लें, उसमें से आप किसी तरीके से नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हक़ में बोल रहे हैं। उसमें अलबत्ता दो इश्यूज़ हैं। एक वो ये कि जब तक पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, चाहे वो सरहदी इलाकों के हैं, चाहे बलूचिस्तान के हैं, उनके ऊपर मौसर अंदाज में तवज्जो नहीं दी जाएगी, बैरूनी ताकतें उन मसाइल को एक्सप्लॉइट करेंगी, उनसे फ़ायदा उठाएंगी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो भी, अगर पार्लियामान को ये इस्तेमाल करना भी चाहते हैं, तो पार्लियामान के अंदर फिर तरजीही बुनियादों पे इन इलाकों के बुनियादी जो मसाइल हैं, चाहे रोज़गार का मसला है, तालीम का है, सेहत का मसला है, वहाँ की मईशत की बहाली का मसला, उसके ऊपर तरजीही बुनियादों पे तवज्जो देनी होगी, ताकि दहशतगर्द और उनके गैर मुल्की जो स्ट्रिंग पुलर हैं, वो इन मामलात को उठाकर हवा देकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, हमें ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया आबिद सुलेरी साहब ने, और हम उन पे बात करेंगे। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने है। इस स्टेटमेंट पे हम पिछले कई हफ्तों से पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि पाकिस्तान के रशिया के साथ मुआहदे होने वाले थे और वो बहुत करीब पहुंच चुके थे, और उसके बाद पॉलिटिकल एक टर्मोइल देखा जिसकी वजह से मुआहदे नहीं हो सके। लेकिन अभी रशिया के एम्बेसडर ने कहा है कि चीपर वीट और ऑयल के ऊपर कोई मुआहदा नहीं था। तो सर, आई रियली वांट योर फीडबैक ऑन दिस कि इसने इस तरह की पॉलिटिक्स ने कितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को? देखिए, जाहिर है कि अगर रशियन एम्बेसडर जो हैं वो एक चीज़ कह चुके हैं तो हमें उसको ज़्यादा अथेंटिक समझना और मानना होगा। और हुकूमतों के दरमियान जब तक सिग्नेचर्स नहीं हो जाते हैं तब तक आप किसी मुआहदे को अमली शक्ल उसकी ना तो पहुंचा सकते हैं और ना उसको आप अमलन मुआहदा कह सकते हैं। यह तो ज़रूर हुआ होगा कि साबिक प्राइम मिनिस्टर के दौरान मास्को में उन्होंने यकीनन बात की होगी रशिया के साथ, गंदम के सिलसिले में भी, एनर्जी के सिलसिले में भी, चूँकि रशिया जो है वो इन दोनों चीज़ों का मेजर एक्सपोर्टर है। लेकिन क्या उसको अमली मुआहदा शक्ल मिल गई थी? वो जाहिर है कि वो नहीं मिली थी, और जब तक वो नहीं मिलती है तब तक दोनों हुकूमतें जो हैं वो यही कह रही होंगी कि मुआहदा नहीं हुआ। तो ये है जो इस वक्त की मेरे ख्याल में फैक्चुअल सिचुएशन है उस पर। लेकिन अब्दुल सुलेर साहब, ये जो बार बार कंपैरिजन किया जाता है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ऑयल के हवाले से जो बिजनेस इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, इंडिया ने रशिया के साथ किया, वैसा ही बिजनेस पाकिस्तान भी रशिया के साथ कर सकता था। तो मुझे ये सुनने में क्या इतना सिंपल लग रहा है, या आप इसको थोड़ा समझाएं, क्योंकि कंपैरिजन बड़ा मुश्किल हो गया है इसको डाइजेस्ट करना लोगों के लिए। अब पाकिस्तानी वाकई समझते हैं कि एक मुआहदा था, बहुत सारा एक आवाम समझती है कि वाकई एक मुआहदा था जो कि हो जाना चाहिए था और इमरान खान करने वाले थे। तो वो अगर वो मुआहदे होते भी तो किस नौइयत के हो सकते थे? ये यकीनन जो मुआहदा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं, जो कि पाकिस्तान फाटफ ग्रे लिस्ट पे है,
रशिया पे सैंक्शंस लगी हैं। बहुत सी शिपिंग कंपनीज हैं जो कि रशिया से माल जो है खा वो क्रूड ऑयल है या अनाज है वो लेके उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये थ्योरेटिकली तो वाकई बहुत बेहतर हो जाता पाकिस्तान के साथ अगर ये मुआहदा हो जाता और पाकिस्तान ले पाता, लेकिन ये वही हम कंपैरिजन कर रहे हैं जो कि किसी ज़माने में पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में था, जबकि ईरान हुकूमत ने अपने बॉर्डर तक अपनी गैस पाइपलाइन बिछा दी थी। उसके बाद पाकिस्तान बहुत से प्रेशर्स की वजह से वहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाया। तो अब भी यही होता है कि ये थ्योरेटिकली तो जो मुआहदा जो है ये हो सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में इस वक्त की जो सूरत हाल है और इस वक्त जो IMF के प्रोग्राम में फंसा हुआ है जिसमें कि अमेरिका की जो खुशनुदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उसको वो अमलन शक्ल दे पाता, ये एक क्वेश्चन मार्क है इस पे। और अगर इसका कोई वे आउट निकलता तो फिर हमें लाजमी अब भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर लेना चाहिए। और आबिद सुलेरी साहब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इतना इंडिपेंडेंटली ऐसा कोई फैसला ले सकता था कि वो रशिया के साथ इस पैमाने पे बिजनेस करे? इस कॉन्टेक्स्ट में जब IMF इस कॉन्टेक्स्ट में आई वांट टू कंप्लीट बताया जी, इंडिया जो है वो एक 1.25 अरब कंज्यूमर का मुल्क है। उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन के हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो $9 बिलियन पे हैं। हम इस वक्त मुख्तलिफ दोस्त ममालिक और IMF के सहारे पे अपनी इकॉनमी चला रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोई भी आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन लेना। अगर हम ले पाते तो हम ईरान से आज जी आबिद सुलेरी साहब, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि रिपोर्ट किया गया ऑब्वियसली और ऑफिशियल तो नहीं है कि CPEC ये भी चाहता है कि जो IPPs के हवाले से चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन हुई है और पाकिस्तान को कितना पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, उन पेमेंट्स को रीनिगोशिएट करें, क्योंकि IMF ये समझता है कि बहुत सारे पैसे उसमें से बच सकते हैं और उससे फिर आप सब्सिडीज निकाल सकती हैं या वो आप कर्ज वापस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में हो सकता है? IMF इस तरीके से नहीं चाहता। IMF ये चाहता है कि वो जाने किसी भी मुल्क के बारे में कि उसको टोटल लोन्स कितने देने हैं और उन लोन की रीपेमेंट किस किस तरह से होनी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि IMF CPEC के हवाले से पेमेंट्स का पूछा हो, क्योंकि जब भी कोई मुल्क किसी को कर्जा देता है, जब हम क्रेडिट कार्ड बनवाने जाते हैं, गाड़ी लीज पे लेने जाते हैं, तो कोई भी लेंडर होता है वो आपसे पूछता है कि आपकी आमदनी कितनी है। फिर वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपने पहले किस किस का उधार देना और कब कब देना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में IMF आपसे ज़रूर पूछ सकता है कि आपने पहले किस किस के पैसे देने और वो कब। आबिद सुलेरी साहब, IMF का तो मुआहदा सबके सामने है कि अब पाकिस्तान उसकी सब्सक्रिप्शन के तहत कुछ पैसे हासिल कर लेगा, और सऊदी अरेबिया और चाइना की डील्स का भी रिसेंटली ये भी आ रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया भी पाकिस्तान के साथ कोई रीजनेबल फाइनेंशियल डील कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल नॉर्थ कोरिया कोई रीजनेबल डील कर सकता है। नॉर्थ कोरिया तो ऑलरेडी फाटक ब्लैक लिस्ट में है। साउथ कोरिया के बारे में शायद आया हो, आपको रिपोर्ट मिली हो। साउथ कोरिया के साथ साउथ कोरिया के साथ एक इकोनॉमिक अफेयर हुई, इनका एक MOU साइन हुआ है तकरीबन $1 बिलियन का सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट का। उसको देखना है कि वो कैसे मटीरियलाइज होता है। अब ये बताइएगा कि ये जो बजट है, आप समझते हैं कि ये इसी बजट पे काम चलता रहेगा या मजीद मिनी बजट्स भी आ सकते हैं? ये जब तक IMF के साथ फाइनल नहीं हो जाता तब तक इसमें करेक्शंस होती रहेंगी, क्योंकि IMF को मुतमिन करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। बजट जैसे मौजूदा हाल में पेश किया गया है, इसमें शायद IMF जो है मुतमिन नहीं होगा। इसमें काफ़ी वो करेक्शंस करवाएगा, स्पेशली जो पर्सनल इनकम टैक्स की मद में या GST एग्जम्पशंस की मद में, या इनकम जो कि इसमें एस्टिमेटेड है लेकिन शायद पूरी नहीं हो पाएगी। तो जब तक वो सारी करेक्शंस नहीं होंगी बजट पे काम चल रहा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं फिर आपसे।
में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है मिर्ज़ा अख्तर बेग साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं इकोनॉमी के ऊपर। अगर आप इनका कॉलम पढ़े तो बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे अब तक पहले तो अपना मुख्तसर रद्द-ए-अमल दीजिएगा जो बजट आया है। देखिए, ये जो बजट आया है ये कोई आज़ादाना बजट मखलूत हुकूमत का नहीं है। ये मुशावरती बजट है आईएमएफ के साथ, और आईएमएफ ने बहुत सारे हदायत जो हैं वो तय करे हैं उस आईएमएफ के जो मुआहिदा करने जा रहे हैं उसके लिए, इंक्लूडिंग जो रेवेन्यू टारगेट उन्होंने 2022 और 23 का तय करा है 7,000 अरब रुपए का, जो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, वो भी आईएमएफ की तरफ से दिया गया है। तो पहली चीज तो मैं ये वाजे कर दूं कि इसमें इस हुकूमत की मैनूरिंग बहुत कम है, बहुत कम स्पेस था इनके पास इधर उधर मूव करने का। ये आईएमएफ के मशावरत के बाद तनख्वाहें तक जो बढ़ाई है 15% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की और 5% पेंशन की, वो एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे से एक दिन पहले आईएमएफ ने रजामंदी दी है। तो इसमें बिल्कुल जहन में ये चीज आप अपने रखिएगा कि हमारे पास कोई स्पेस नहीं है और इसमें हमारी अपनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये बड़ा मशावरती बजट है जिसके हदायत जो है ज्यादातर आईएमएफ ने दिए हैं। लेकिन अभी एग्जैक्टली लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, एटलीस्ट दे डूइंग सम ब्रेनस्टॉर्मिंग कि किस तरह से जो सैलरी तबका है उसको टैक्स के हवाले से कुछ छूट दी जा सके। उनके पास क्या चॉइसेस हो सकती हैं? देखिए, ये 6 लाख से सैलरी तबके का स्लैब बढ़ा के 12 लाख कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी जवाब यही आया है कि आईएमएफ ने रजामंदी नहीं दी है। तो बहरहाल हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते कि कितनी चीजों की रजामंदी अभी मिल गई, कितनी होनी बाकी है। मेन चीज ये है कि आने वाला बजट मैं समझता हूँ इससे बेहतर तो हो नहीं सकता था, क्योंकि हमें रेवेन्यू टारगेट था, अशरफिया के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं जो हर एक चाहता था, और हर बार यही कहा जाता था कि अशरफिया पे टैक्सेस नहीं लगाए गए। इस बार एक एक गली में घुस के जितना जितना टैक्स लगाया जा सकता है तलब तबके पे, अशरफिया पे, वो लगाया है। उनकी बाहर की प्रॉपर्टी पे, उनके क्रेडिट के बिलों पे, उनकी ट्रैवलिंग पे, उनकी एक से ज्यादा लोकल प्रॉपर्टी के ऊपर सुपर रिच टैक्स, बैंकों के टैक्स में भी उन्होंने 39% होते थे उसको 42% कर दिया है। तो टैक्सेस तो उन्होंने ठीक ठाक लगाए हैं, और जब भी जाके ये 7,000। आप नहीं समझते कि जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई थी तो वो बड़ी अवामी बातें करने की कोशिश कर रही थी कि कुछ भी हो जाए हम आप पे बर्डन नहीं आने देंगे। मिफ्ता साहब ने भी कहा कि मुझे शहबाज शरीफ बार बार कहते थे कि मिफ्ता गरीब पे नहीं आना चाहिए बर्डन, लेकिन इवेंचुअली हुआ तो वही। तो आप समझते हैं कि अगर इन्होंने ये अनपॉपुलर डिसीजन लेने ही थे, अगर आईएमएफ की बात माननी थी तो बार बार नेगोशिएशंस के लिए वक्त क्यों जाया किया, बार बार वहां क्यों गए? 2 महीने तक कैबिनेट जब तक बना रहे थे, ये साथ साथ अपनी फाइनेंशियल अगर तैयारी नहीं कर पा रहे थे तो एटलीस्ट वक्त जाया ना करते। वक्त भी जाया किया, फैसले भी सख्त लिए, अपने वोटर को भी परेशान किया और खुद भी स्ट्रेस लिया। आप समझते हैं कि एक ही दफा आते ही सख्त फैसले लेते और आवाम को कहते कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब हम थोड़ी बेहतर पोजीशन में आएंगे तो आपकी फेवर में डिसीजंस कर सकते हैं, एटलीस्ट ये तो कर सकते थे। आपसे बतूल में आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। ये आईएमएफ के प्रोग्राम में जो डिले हो रहा है उससे जो अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, उससे जो सरमायाकार एक तरफ होके मुंह टेढ़ा करके बैठ गया है, जिससे स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो रिंग से बाहर जा रहे हैं, रुपए की कदर 203 204 पे दोबारा पहुंच गई है, रिजर्व जो डिप्लीट्स हो रहे हैं। इनकी वजह यही है कि अभी तक आईएमएफ के प्रोग्राम में आप नहीं गए और लोग कहते हैं क्या पता वो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, अगर नहीं जा पाएंगे तो हमारा तो डिफॉल्ट हो जाएगा श्रीलंका की तरह। इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये अनसर्टेनिटी ज़हर कातिल होती है। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इसमें आपने अगर वाकई में अनपॉपुलर डिसीजन करने की जुर्रत और हिम्मत है तो आप पहले हफ्ते में आके कहते कि जी ये पेट्रोल बढ़ रहा है, ये गैस बढ़ रही है, ये अपना पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं करके,
और जो जो भी सख्त इकदाम IMF ने बतलाई थे, जैसे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी लगाने को कहा है 4 रुपए फी लीटर, सेल टैक्स जो उन्होंने माफ कर दिया था 17% दोबारा उन्होंने लगाने को कह दिया है। और मुझे लग रहा है कि इस सबको अगर आप ऐड करेंगे हाथ में कैलकुलेटर लेके तो 260 रुपए फी लीटर के करीब पहुंच जाता है, जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से गरीब आदमी बर्दाश्त करेगा उसको। तो ये बिल्कुल सही है कि जितना दिन हम डिले कर रहे हैं, और अभी भी IMF के साथ हमारा वो एटीट्यूड नहीं है। खैर इसमें सिर्फ हमारी चॉइस नहीं है, IMF भी चाहती थी कि बजट आए, IMF भी चाहती थी कि नई गवर्नमेंट आए, IMF भी चाहती थी कि जी आप बजट को पास कराएं वो तमाम चीजों को जो हमने आपसे कही है। तो क्योंकि माजी में ये होता रहा है कि हम IMF से एग्री करके हम बैकआउट कर गए। हमने IMF का जो पिछला प्रोग्राम है 2019 में जो साइन किया था उसमें इन्होंने वादा किया था शौकत तरीन साहब ने और रजा बाकिर साहब ने कि वो 4 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे और 17% सेल टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत पे लगाएंगे। वो उन्होंने नहीं लगाया, बल्कि 10 रुपए पेट्रोल कम कर दिया, 5 रुपए बिजली कम कर दी। तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत सीरियस चल रहा है। अच्छा मिर्जा साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा कि क्या इस हुकूमत के पास यही मौका था कि ये ऐसे, क्योंकि वक्त तो जाया हुआ और इनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी बज़ाहिर, लेकिन क्या फॉर एनी रीजन इनके पास रिफॉर्म्स का वक्त था कि इमीडिएटली रिफॉर्म्स करते, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते, और बजट बेशक मुश्किल आता लेकिन एटलीस्ट साथ साथ रिफॉर्म्स करते? देखिए, रिफॉर्म्स का लफ्ज जो आप कह रही हैं, रिफॉर्म्स इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। रिफॉर्म्स इज नेवर एनी एडॉक और शॉर्ट टर्म मेजर्स। ये मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूंगा आपको। रिफॉर्म जो होता है वो एक बेहतरी लाने के लिए निज़ाम में तब्दीलियां करते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती है और फिर दोबारा देखते हैं कितने हद तक आपके टारगेट के करीब आपने वो रिफॉर्म्स करी हैं। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। हम तो अभी ये इनसे बात कर रहे थे कि IMF के प्रोग्राम में इनरोल अगर जल्दी हो जाते हैं ये, तो वो मुल्क के लिए फायदा है, ताकि अनसर्टेनिटी खत्म हो। रुपए जो डेली स्लाइड कर रहा है, रिजर्व जो डेली कम हो रहे हैं, अफरात ज़र जो डेली बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज जो डेली क्रैश हो रहा है, सरमायाकार जो रिंग से बाहर चला गया, पोर्टफोलियो मैनेजर्स की जो इन्वेस्टमेंट जो है वो आउटफ्लो है इनफ्लो के बजाय। तो ये सब चीजें ज्यादा अरसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं इसको एक क्रूप से एग्जांपल में ये कहूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं तो उस बीमारी को लिंगर ऑन करना आपके फायदे के लिए नहीं होता। अगर कोई आजा काटना है तो काटना है फौरी तौर पे, ताकि वो मजीद ना फैले। तो क्या आप समझते हैं कि जो सैलरी टैक्स रिलैक्सेशन के बारे में गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाने की कोशिश करी है, इसमें कामयाब हो सकेगी? किसकी जी? सैलरी टैक्स रिलैक्सेशन के हवाले से, कि जो सैलरी पे टैक्स लग रहा है उसके हवाले से जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं रिपोर्टेडली। देखिए, सैलरी पे IMF की जो डिमांड थी वो सैलरी क्लास तबके पे सैलरी बढ़ाने का कहा था उन्होंने, और उसके स्लैब कम करने का कहा था। इन्होंने सैलरी क्लास तबके में 6 लाख जो स्लैब था उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया, और सैलरी के इजाफे का जो डिमांड थी IMF की वो नहीं की, क्योंकि सैलरी क्लास सबको ज्यादा पिसा होता है, और क्योंकि एट सोर्स उसके सब टैक्स काट दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा अख्तियार बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि सैलरी टैक्स रिलैक्सेशन के हवाले से ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इकदाम करें, जैसे विद होल्डिंग टैक्स के बारे में रिपोर्ट किया गया कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे रहे हैं वो विद होल्डिंग टैक्स नहीं देंगे, लेकिन जो टैक्स फाइलर नहीं है उन पे ये टैक्स आएगा। तो अगर ऐसे छोटे छोटे इकदाम भी एटलीस्ट सैलरी तबके पे हों तो शायद उनकी परचेजिंग पावर थोड़ा बेहतर हो जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।